नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वां रोजगार मेला उसको संबोधित किया और करीब 50,000 से ज़्यादा युवाओं को अलग अलग जगह पे 47 जगह पे ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने जिन्हें जॉब मिली है उनको वो पत्र वितरित किए गए हैं। 9 लाख से ज़्यादा 9,43,000 के आसपास दावा है कि अभी हमने लोगों को रोज़गार दिया है। ये गवर्नमेंट जॉब्स के जो हैं वो, और दूसरी जो योजना है कि अगर कोई प्राइवेट जॉब में भी जाएगा 15,000 के हिसाब से अनाउंसमेंट बजट का था, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। लेकिन बड़ी बात ये कही है कि अब तक जो भर्तियाँ हुई हैं उनमें ना पर्ची चली ना खर्ची। पर्ची मतलब ना सिफारिश और खर्ची मतलब ना भ्रष्टाचार। क्योंकि पिछले दिनों जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ पेपर लीक का मामला काफ़ी हावी रहा। खासकर अगर राजस्थान की बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विधानसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव में जहाँ भी सभाएं हुई वहाँ पे इसका जिक्र जरूर करते थे। तो चलिए अभी हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ कांग्रेस से संदीप कलवानिया जी हैं, भाजपा से हमारे साथ अटल खंडेलवाल साहब हैं और बेरोजगार संघ से हनुमान किसान जी हमारे साथ में हैं। मैं संदीप जी आपके पास में आना चाहूँगा। प्रधानमंत्री का इंडिविजुअल एक तंज और निशाना है कि बड़ी ईमानदारी और उससे हमने सारे एग्जाम संपन्न कराए हैं और आज जो बेरोजगार युवा थे जिनको रोजगार मिला है उनके चेहरे पे खुशी है। उन्हें वो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं जिनसे वो रोजगार के हकदार बन गए हैं। तो उन्होंने तब कहा कि ना खर्ची चली है ना पर्ची, यानी कि ना भ्रष्टाचार चला ना कोई सिफारिश चली है। देखिए योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। आप पिछला इतिहास उठा के देखें, चाहे 2005 से लेकर अब तक के, आपको याद होगा कि 2009 में और 8 में एक पेपर लीक वाले को पकड़ा था। उसमें यह दावा किया गया था कि मैंने क्या पता कितने लोगों को सरकारी नौकरियां लगा दी, RAS लेक्चर कितने बना दिए। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। तो जो पेपर लीक वाला और ये खर्ची और पर्ची जो मामला है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, नींव इन्हीं की लगाई हुई है। आप पेपर लीक के मामले सबसे पहले गुजरात में होते थे, यूपी में होते थे और हरियाणा में होते थे। उसके बाद में राजस्थान में इनका गिरोह आके और करने लग गए। अब इनकी कथनी और करने में फर्क है। आप देखें कि पेपर लीक के मामले में मानना चाह रहा हूँ कि SI भर्ती के मामले में चुनाव में इन्होंने जोर शोर से मामला उठाया था कि SI भर्ती में पूरा पेपर लीक हुआ था और हम इस भर्ती को सत्ता में आएंगे तो निरस्त करेंगे। मगर आप देखें कि युवाओं को न्याय लेने के लिए कोर्ट में आना पड़ा। कोर्ट में भी इनका स्टेटमेंट चेंज हो गया। पहले कह रहे थे कि नहीं, ये तो 850 पदों की भर्ती में लगभग आधे पदों पर फर्जी अभ्यर्थी लग गए। उसके बाद में कोर्ट में दावा कर रहे हैं कि नहीं, 50 तक ही इनका आंकड़ा रह गया। तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से कथनी और करने में फर्क है। दूसरा, आपकी स्क्रीन के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि 16वां रोजगार मेला प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया और उसमें आप बता रहे हैं आंकड़े 9 लाख के आसपास। जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद, प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये वादे किए थे देश के युवाओं से कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे, आप देखें 9 लाख के आसपास ये नौकरियां दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जैसे आदमी, जहां इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ देश नागरिक है, उसमें मात्र 51,000 पदों के लिए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो आप देखिए कितना आंकड़ा इसमें, अगर आप डिवाइडेशन करेंगे तो कुछ पॉइंट में भी नहीं आ पाएगा ये आंकड़ा, जिस हिसाब से आज देश के युवाओं की और लाखों बेरोजगारों की संख्या, करोड़ों की अगर देश की बात की जाए तो करोड़ों युवाओं में 51,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा, छलावा है और भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई मुद्दा है, युवाओं के लिए भी कोई मुद्दा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। चुनाव में वोट लेने के लिए युवाओं को अलग सपने दिखाते हैं, उसके बाद में सत्ता में आने के बाद में उनका यूं टर्न हो जाते हैं। न तो ये रोजगार दे पाने में सही। रोजगार मेला, आप ये बताइए कि संदीप जी, रोजगार मेला प्रधानमंत्री जी ने 51,000 लोगों को एक तरह से जॉब के लेटर दिए हैं, तो ये रोजगार ही तो है। कितने लोगों में दिया, राजस्थान की बात नहीं हुई, पूरे देश में 51,000। और आप देखिए 140 करोड़ देशवासी हैं, करोड़ों युवा बेरोजगार राजस्थान में, आज राजस्थान में देश में। और आप देखिए कि एक एक भर्ती, अपन राजस्थान की बात करें, अभी भर्तियां जो हुई थी इसमें 20-20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अरे पूरे राजस्थान, पूरे देश का बता रहे हैं कि 51,000 लोगों को। तो आप देखें ऊंट के मुंह में जीरा जितना भी नहीं है ये। जो 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देने का जो वादा कर रहे थे वो 51,000 रुपये आ गए। आप देखें कि
आप, मैं उस बात को दोबारा रिपीट करूंगा कि 16वां रोजगार मेला या आयोजित करने की बात कर रहे हैं, उसमें 9.5 लाख के आसपास इन्होंने रोजगार दिए। तो इनके आंकड़े देखें, 2 करोड़ कहां पर हो, तो 16 सालों में शायद मेरे को लगता है कि कई इनकी 11 साल की जो अभी इनका 11वां साल चल रहा है शासन में, और उनमें लाखों लोगों को ही रोजगार नहीं दे पाए हैं। तो आप देखें, आज मैं आपको बताऊंगा आंकड़े, आप देखें जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तब रेलवे में लाखों पदों पे भर्तियां होती थी, बैंकों में होती थी, एक एसएससी आपने भी देखा होगा, एसएससी में ऐसी भर्ती होती थी जो कभी भी पूरे साल भर चलती थी, हर विभागों में अलग अलग तरीके से भर्तियां होती थी और युवा, उनको एक अवसर मिलता था युवाओं को नौकरियों के लिए। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई है, उसके बाद में आप देख लें, युवा रेलवे में रोजगार खत्म कर दिया, आज एक भी वैकेंसी नहीं निकलती है। एसएससी के माध्यम से जो लाखों पदों के लिए भर्तियां होती थी अलग अलग विभागों में, वो खत्म कर दिए, बैंकों में भी कुछ भी नहीं है। तो आप निश्चित रूप से देखें कि लगातार मैं 3 बड़े उपक्रम मैंने बताए हैं, एसएससी, रेलवे और बैंक, निश्चित रूप से जो बड़े पैमाने पे युवाओं को नौकरियां देता था, उनमें लगातार नौकरियां घटा दी है और ये सिर्फ छलावा है। करोड़ों युवाओं के बीच में 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटना काफी शर्मनाक बात है। अटल जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस के गले नहीं उतर रही है बात, और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री के स्तर की बात नहीं कि 51,000 लोगों को रोजगार के पत्र बांट रहे हैं। देखिए ऐसा है योगेंद्र जी, बेसिकली गले उतरने के लिए थोड़ा उसका आकलन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और तब जाके कोई चीज़ को गले उतारा जा सकता है। अब जो चीज़ केवल खर्ची पर्ची पे चली हो, उसके लिए आंकड़ों का तो कोई महत्व ही नहीं है। देखिए, स्पेशल प्रोविज़न के तहत ये मेले लगाए गए, और उस प्रोविज़न के तहत 16वें मेले में 51,000, लगभग आपने बताया 9,47,000 लाखों ये नौकरियां 16 मेले में प्रधानमंत्री जी की तरफ से दी गई और अलग अलग सेक्टर्स में दी गई। और जहां तक ये बैंकिंग का और दूसरे से 16 रोजगार, देखिए ये तो 9,47,000, हाँ, ये आज 51,000, सॉरी 51,000 पद, हाँ है ना, तो करीब 10 लाख के आसपास नौकरियां वितरित की गई मेलों के अंदर। ये स्पेशल प्रोविजन के तहत है, जो यूपीएससी के हो रहे हैं रोजगार, या किसी स्टेट में हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में, या जो कार्मिक चयन बोर्ड के द्वारा हो रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में हो रहे हैं, वो तो अलग ही हैं। वो सेक्टर्स जो अपने अपने वो जो एम्प्लॉयमेंट्स निकालते हैं वो तो अलग ही। इसका डेटा इकट्ठा करने का सबसे सरल माध्यम होता है कि भाई पीपीएफ अकाउंट कितने, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट कितने ओपन हो रहे हैं देश के अंदर। ये एक बड़ा आंकड़ा आपको समझ में आएगा कि जब वहाँ पर लगेगा कि हाँ हर महीने करीब करीब ऐसे मान लो 5 से 7 लाख पीपीएफ अकाउंट खुल जाते, ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स, तो पता चलता है। और देखिए दूसरा है 4 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी करना। वो पूरे विश्व के अंदर अगर हम बात करें तो हम 4थे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना। और प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को बहुत शानदार बात कही कि विश्व चकित है और मानता है कि हम 2 चीजों में असीमित हैं। पहली, जनसंख्या का बोध कराते हुए युवा शक्ति के रूप में हम असीमित हैं, और दूसरा, लोकतंत्र की वजह से हम असीमित हैं। यहाँ कोई भी छोटे से छोटा बड़े रूप में किसी भी वक्त कहीं पर भी उसमें शक्तियां हैं प्रकट होने की, और वो देश देता है उनको सुविधा कि आप कब अपने आइडिया से, अपने दूसरे भारत के तंत्र से, सिस्टम से लाभ लेकर के आप बड़े हो जाइए। ऐसा बहुत लोगों ने किया है। और मैं शेखावाटी क्षेत्र से आता हूं, तो हमारे तो बहुत सारे लोग विदिन 50 साल में कहां से कहां पहुंचे हैं। ऐसा एक संभावनाओं का देश है भारत। और रही बात, देखिए आज हम अब केवल अपन इसकी बात करें तो सर्विस सेक्टर के अंदर टोटल जीडीपी का करीब 54.7% टोटल जीडीपी का, एग्रीकल्चर सेक्टर में 18 से 19%, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 27.6 करीब 30%। हम भारत को अब विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है। कल तक हम रक्षा क्षेत्र जैसे बहुत छोटा सा क्षेत्र है योगेंद्र जी,
उसके अंदर हम बहुत चीज़ें आयात करते थे, अब हम निर्यात करते हैं। 1.25 लाख करोड़ का उत्पादन कर रहे हैं हम रक्षा क्षेत्र में। नहीं, रक्षा क्षेत्र लेकिन छोटा नहीं है सर। दुनिया के किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा बजट रक्षा बजट ही होता है। बिल्कुल किसी होता भी है, देश का बिल्कुल होता है। देखिए, जहां हम कर सकते थे, अब मैं बोल तो रहा हूं आपको, सर्विस सेक्टर के अंदर पूरे विश्व ने हमारी क्षमताएं देखी है, पूरे विश्व ने, भले वो यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मतलब कि हम इसको यूं कह सकते हैं कि पूरा उत्तर ग्लोब ने हमारी क्षमताओं का देखा है इसके अंदर विनिर्माण में। जी, चलिए हनुमान जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। दोनों राजनीतिक दलों के एक मिनट वापस आऊंगा आपके पास में। दोनों राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। 51,000 जॉब लेटर प्रधानमंत्री जी ने दिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि ना भ्रष्टाचार हुआ, ना किसी की सिफारिश चली है। युवाओं में किस तरह का मैसेज है इसको लेकर? देखिए सर, अभी बीजेपी प्रवक्ता जी एक बात कर रहे थे कि हमारा जो देश है वो दो चीज़ों में असीमित शक्तियाँ रखता है, एक डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी, यानी कि सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हम इस चीज़ को तो बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं कि युवा आबादी बढ़ रही है, लेकिन क्या हम इसी अनुपात में रोजगार जो है उसका सृजन कर पा रहे हैं? देखिए, जब पहला रोजगार मिला हुआ था वो 22 अक्टूबर 2022 को हुआ था। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम 2023 तक रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 10,000 युवाओं को नियुक्तियां देंगे। मैं एक बहुत 10 लाख युवाओं को 2022 में 22/10/2022 को पहला रोजगार मिला हुआ था, जिसमें 75,000 युवाओं को रोजगार मिला। और उस समय पहले रोजगार मेले में ये कहा गया था कि हम 2023 तक रोजगार मेलों के माध्यम से 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। उसके बाद में विभिन्न चरणों में रोजगार मेले हुए। आज 16 रोजगार मेला है, जिसमें 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। इसके माध्यम से अब तक जो रोजगार सृजन हुए या नियुक्तियां दी गई वो है 9,73,000। यानी कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2022 में टारगेट लिया था वो 2025 तक भी पूरा नहीं हो पाया। यानी कि हम युवा आबादी को तो बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं, लेकिन इस विसंगति को हम इग्नोर कर रहे हैं। सर, 2018-19 में रेलवे में भर्ती आई थी, उसके बाद में 2024-25 में भर्ती आई है। 18-19 से लेकर 24-25 के बीच में हमने रेलवे में कई चुनावी रैलियों में भाषण सुना। रेलवे की पटड़ियां बढ़ रही है, रेलवे में ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, लेकिन आपने एक भी पदों पर वैकेंसी नहीं की। आज 51,000 पदों में लगभग 14,298 जो पद है वो रेलवे में टेक्नीशियन के पद है। लेकिन क्या इन 5 सालों में इतने से पदों से वो पर्याप्त उनकी जो पूर्ति है वो हो पाएगी? इसका नुकसान यह है कि हम रोजाना देखते हैं कहीं ना कहीं ट्रेनों में एक्सीडेंट होना और जो दुर्घटना होना, क्योंकि एक ही कर्मचारी 24 घंटे की सेवा दे रहा है। आज हम 18-19 के बाद में 24-25 में आपने वैकेंसी निकाली 1,08,324 पदों पर, इसमें से महज 14,298 पदों पर आपने जो है केवल वैकेंसी को पूरा किया है। तो इस दौरान कितने युवा जो आयु सीमा से बाहर हो गए, कितने युवा जो नौकरी का सपना देख रहे थे 19 में तैयारी की, 20 में तैयारी की, 21 में तैयारी की, 22 में तैयारी की, उनकी एज निकल गई। उन युवाओं का हमने सपने का कुठाराघात भी किया है। रोजगार मेला एक नवाचार है और हम इसका इसलिए स्वागत करते हैं कि इसके माध्यम से हमारे पास जो ऑथेंटिक डाटा है वो उपलब्ध हो पाता है और हम ये आज गर्व से कह सकते हैं। और हम माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको हम धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आपने 9,73,000 सरकारी नियुक्तियां दी है, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या हम इससे ज्यादा दे सकते थे? क्योंकि रेलवे में सर 5 लाख जो है रिक्तियां खाली है। 18-19 के बाद में 24-25 में रेलवे की भर्ती निकालना ये प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं हमारी मंशा नहीं है। जो नेता भाषण देते हैं अगर उसको ये मान ले कि ये हमारी इज्जत का सवाल है, तो 2022 में जो 10 लाख का टारगेट रखा गया था वो 2023 में पूरा हो जाता और इस हिसाब से आज कम से कम 25 से 30 लाख युवाओं को रोजगार मिल पाता, जबकि 9,73,000 की बात सामने आ रही है। तो सर, जब हमारी कथनी करने में अंतर रहेगा तो प्रदेश का युवा कुछ नहीं होगा। रही बात पेपर आउट की, तो अब एमपी में देख लीजिएगा, सरकार रिपीट हो गई। हमने व्यापम घोटाला देखा, सब युवाओं ने जान तक दी है। हमने कई राज्य तो ऐसे हैं जिसमें हम स्वयं प्रूफ देते हैं। अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार शानदार काम कर रही है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में एक पीटीआई भर्ती में बहुत भयंकर घोटाला हुआ था। सर, आप मानोगे नहीं, ऐसे जब डीवी हुआ तो डीवी के कागजों में लिखा हुआ है कि ये अपात्र है, इसकी जगह कोई डम्मी बैठा है, उसको भी नियुक्ति दे दी गई। हमने लगभग 300 युवाओं के प्रमाण एजेंसी को उपलब्ध करवाए कि ये 300 युवा फर्जी, इनको नियुक्ति मत दो, फिर भी एजेंसी ने नियुक्ति दे दी। हम आज दिनांक तक भटक रहे हैं और हमारी प्रयास से लगभग 250 युवा घर बैठे हैं। और आज मैं फिर जन टीवी के माध्यम से दावा कर रहा हूं कि
राजस्थान में अधिकांश भर्तियां ऐसी है, लगभग 5 से 6 भर्ती जिसका डाटा हम उपलब्ध करवा सकते हैं। पीटीआई भर्ती में हमने डाटा दिया है, लगभग 2000 लोग फर्जी निकलेंगे, जिसके प्रमाण यानी कि इतने डॉक्यूमेंट हैं 2000 के, आप लगभग 5000 फोटोकॉपी हमारे पास है। एक एक चीज कौन फर्जी है, किस अधिकारी ने कैसे फर्जीवाड़ा किया। आज बीजेपी सरकार ने राजस्थान में जितनी गिरफ्तारियां की है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जो तथ्य दिए गए थे वही उसका साक्षी बना है। फिर भी कहीं ना कहीं हम उन चीजों से संतुष्ट नहीं, चुकी जो न्याय चाहिए युवाओं को नहीं मिला। तो ये बात कहना कि अभी क्या लग रहा है आपको कि ये कुछ एक संबल मिलेगा? देखिए सर, ये लोगों को नौकरी देखिए ये बहुत एक अच्छी बात है कि कम से कम आज 51,000 युवाओं के घरों में जो है खुशी आई है। क्योंकि 51,000 में से मैं अभी एक जिक्र कर रहा था 14,298 पदों का। ये 14,298 पद हमें देखने में 14,298 लग रहे हैं, लेकिन ये उन युवाओं के घरों में रोशनी आई है जो 2018-19 से तैयारी कर रहे थे। यानी कि 6 साल में हम केवल रेलवे में 14,298 लोगों को नियुक्ति दे पाए हैं। ये हमारी विफलता है। हम युवाओं की आबादी बढ़ रही, इसको बढ़ चढ़कर बता रहे हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि देखिए सर, 10 साल में राजस्थान का जो बजट है वो 15 गुना बढ़ा है। ये बेहद खुशी की बात है, लेकिन क्या रोजगार 15 गुना बढ़ा पाए? नहीं, ये हमारी विफलता है। आज हम विफलताओं को स्वीकार नहीं करके केवल सफलता को, अगर आप 30,000 रोजगार दोगे तो 30,000 को बढ़ चढ़कर बताते हैं। लेकिन रेलवे, एसएससी, इनमें सर करोड़ों में आवेदन जाते हैं। आज क्या 28 राज्य में 47 स्थानों पे मात्र 51,000 की नियुक्ति से एक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन रोजगार मेला क्या है, क्रम वाइज होता है। 30वें 4थे महीने में रोजगार मेला का आयोजन होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इससे कहीं ना कहीं सरकार की जो मानसिकता है वो पब्लिक के सामने आती है कि अगर आज से 4 महीने बाद में फिर 17 रोजगार मेला होगा तो उसमें ये रोजगार मेले में आंकड़े फेक उपलब्ध नहीं करवा सकते। दूसरी बात सर यह है कि युवाओं को, मैंने पिछली डिबेट में भी ये अपील की थी कि युवाओं को इसके साथ साथ हमें संबल प्रदान करना पड़ेगा। आप प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब तक युवाओं को सीमित मत करो। क्या युवा सही दिशा में जा रहे हैं? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले 20-25 साल युवाओं के लिए सुनहरे होंगे, लेकिन किस बेस पे कह रहे हो साहब? आप अभी इस समय, आज से साल भर पहले जो सट्टाबाजी, नशाबाजी का कारोबार इतना नहीं था, वो आज कितनी गति से बढ़ रहा है। हमने 10 साल में हमारा बजट 15 गुना बढ़ाया है, लेकिन युवा बर्बाद हो ये सर 50-60 गुना बढ़ गया। आज सर हमारे दिन में 5 से 10 फोन ऐसे आते हैं जो सुसाइड वाले केस हो रहे हैं, उसका रीजन भी यही है। जो परिवार कर्जे में डूब रहे हैं उसका रीजन भी कहीं ना कहीं यही है। सरकार को लेकिन हनुमान जी, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी सरकार, अब आज आपको देखने को मिलता होगा कि बजट अनाउंसमेंट भी नौकरियां वैसे नहीं देते हैं, रोजगार के अवसर मिलेंगे ये लिखते हैं। आजकल मैनिफेस्टो में भी लिखने लग गए, क्योंकि कारण ये हो गया कि कुछ तो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी इस तरह की आ गई कि आपको जॉब्स कम करने पड़ेंगे और प्राइवेट जॉब मिल सकें उसकी संभावनाएं तलाशनी चाहिए। लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि वो स्ट्रक्चर हमारे बन पा रहा है कि अवसर तो मिले, चले कि 2 वक्त की रोटी किसी को मिलनी चाहिए, उसकी लाइबिलिटी वो पूरी कर सके, चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो? सर, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार के पास एक ऑप्शन होता है कि जैसे मान लीजिएगा सरकारी नियुक्तियां तो अपने सामने आंकड़ा आ गया। अब सरकार प्राइवेट सेक्टर में कितना रोजगार दे रही है, बढ़ चढ़कर कितना भी बता सकती है। जैसे राजस्थान में हमने कहा कि हम लगभग 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या हम 10 लाख युवाओं के रोजगार देने के लिए हमने कोई माध्यम स्थापित किया? हमने कई बार मांग की है कि आप कोई बेरोजगार बैंक या बेरोजगार आयोग के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है, राजनीतिक दल किसी तरह के एक्सरसाइज करके मैनिफेस्टो में से ये वादा करते हैं कि हम इतने रोजगार देंगे, या हवा में तीर मारते हैं? देखिए सर, वो सब चुनावी दौर और माहौल देखकर ये घोषणाएं होती है, उसके अलावा इर्द गिर्द सच्चाई जो है उसके बहुत परे है। जिस दिन सरकार जिस प्रकार रोजगार मेले में आंकड़े उपलब्ध करवा रही है, उस प्रकार बेरोजगार वो प्राइवेट सेक्टर में बेरोजगारों के लिए आंकड़े उपलब्ध करवाना शुरू कर देगी, तब हम ये मानेंगे। दूसरी बात, एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जो भी मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं हो वो पूरी हुई कि नहीं हुई। आप जो कह रहे हैं उसका अटल खंडेलवाल जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी सर। देखिए, पहली बात तो मैं हनुमान जी से कहना चाहूँगा कि पहली चीज अपने को, सभी युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि रोजगार का मतलब क्या। हम सब बात कर रहे हैं रोजगार की, या तो उसमें ये लगाओ कि केवल सरकारी रोजगार, ये फिर एक बात का, फिर जो आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं उसका कोई सार्थक पहलू निकलेगा। रोजगार मानी कि मैं कुछ श्रम करूं और उसके माध्यम से अर्जन करूं, उसके अवसर। और अब आते हैं अपन आंकड़ों पे। सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए, ये तो रोजगार का हो गया। अब ये आते हैं कि भी कैसे पता लगे कि रोजगार देश में अवसर है या नहीं है। उसका बहुत साधारण तरीका है कि आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कितने नए अकाउंट ओपन हुए। वो मैं एक छोटी सी बात, अटल जी आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए भी जानना बहुत जरूरी है, आप भी देखिएगा इसमें
महंगाई और बेरोजगारी दोनों के लिए वो आंकड़े जो हैं, मतलब जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ईपीएफ के अकाउंट देखे कितने हैं, वो उसकी पूरी तरह से, एक तरह से कहूं कि सच्चाई जाहिर कर रहा है कि हम कितने, मतलब एक आदमी का पीपीएफ का अकाउंट खुल गया 1 महीने के लिए क्योंकि उस कंपनी, उसके बाद में वो बेरोजगार हो गया, 5 साल तक उसको रोजगार नहीं मिला। ये बहुत सारे आंकड़े इस तरह के आ रहे हैं। सुनिए, आज आप, मैं भी आप जाएंगे उससे पहले उस आर्टिकल को पढ़ा भी आपसे कुछ उसको पढ़ाऊंगा मैं, अपन क्योंकि डेटा पे महंगाई, बात सुनिए, कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी दोनों को लेकर के सरकारी दावों की बहुत अच्छे से पोल खोल रहा आज वो आर्टिकल, बिल्कुल सटीक आर्टिकल है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक बात बताइए, महंगाई दर कितनी है? चलिए योगेंद्र जी ये बताइए। सर आप कितनी बता दिए, मैं तो एक सीधी बात मान करके 5 देखिए, नहीं हर चीज आप तो फिर तो सारी ये महकमे ही बंद कर दीजिए, सारे स्टैटिकल महकमे ही गलत है, फिर तो अफगानिस्तान बता दीजिए। और ये हम 5 साल मतलब ये चला रहे थे सरकार, तो डेटा ठीक था। नहीं, और तब और आज हमारे तो बिल्कुल नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। सुने सुने सुने, अटल खंडेलवाल जी, अटल खंडेलवाल जी, एक बात सुनिए, जब आप लोग विपक्ष में बैठते हैं, सुनिए, जब आप विपक्ष में बैठते हैं और कोई जर्नलिस्ट ये बात कहता है कि सत्ता पक्ष का, कांग्रेस का जो प्रवक्ता बैठा है वो गलत बोल रहा है, तो वो आप डिलीट कर रहे हैं उन बातों को। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो गलत या सही की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ये लोग तो कह रहे थे सही था, बिल्कुल सही नहीं था, गलत कह रहे थे। सर मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं कि महंगाई दर आज 5.7% है, आप देख लीजिए, और इसको और नीचे लाया जाएगा, और यही महंगाई दर 2000 आप सर महंगाई दर के दिन मैं चर्चा करूंगा, 11, 12, 13 में आज रोजगार 9.1 रोजगार की भी बात कर लेते हैं। रोजगार जो 13% था, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, वो आज करीब 7.8 है, और कम आएगा। रोजगार मतलब बेरोजगारी कम हो गई है, बेरोजगारी 100% कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है। हनुमान किसान जी जवाब है कोई आपके पास? सुनिए, आप तो पॉलिटिकल बयान देंगे, चलिए आप बताइए। हर साल 1.5 करोड़ न्यू ईपीएफओ अकाउंट खुलते हैं, इसमें आप कितने हटाएंगे, कितने आप बोलेंगे? जी बताइए। जो भी एम्प्लॉई आएगा उसका ईपीएफओ अकाउंट खुलेगा। और सुनिए, ये सब तो डिफरेंट है। आपके बात को और मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आपको मैं वो दे रहा हूं, आप डेटा के साथ कोई भी बात करिए। सुनिए, ये 4 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी बिना ट्रांजैक्शन के नहीं होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए बहुत सारी चीजें उसमें, आप अगर आप बताएंगे लोन कितना है भारत के सर पे, वो भी आप कभी देखना। मैं एक बात जानना चाहूंगा, 2029 तक अगर इस बात को आगे बढ़ाऊं तो 4% बेरोजगारी दर रह जाएगी, क्योंकि 15 से 7 आ गई है 11 साल में, 4 साल में 4 तो मान के चल सकते और घट जाएगी, देखिए 3 घट जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, गरीबी 25 करोड़ से कम हो सकती है, और मात्र 7-7.5 करोड़ लोग गरीब बचते हैं इस देश में। और उस आंकड़े का तो 1000 करोड़ तरीके से, जब पहले की सरकारों में ये गरीबी का आंकड़ा ही इतना बड़ा था और गरीबी से निकालना इतना मुश्किल था। आज विश्व संगठन हनुमान जी 15 से 7% पे आ गई है बेरोजगारी दर, इसका मतलब लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, सरकार का दावा है ये। देखिए सर, सरकार को हम इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आप कागजों में रोजगार जो है कम करने का काम लगातार कर रहे हो। ये धन्यवाद आप कागजों में दे रहे हो, सच्चाई में दे रहे हो। सर मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, उम्मीद करूंगा मेरी बात को सुना जाएगा। सर हमने कभी नहीं कहा कि 14-15 लाख सबको सरकारी रोजगार दो, महीने, और ये बात सत्य है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए हम इसके साथ मांग हमेशा करते हैं। जब कोई भी सरकार चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणा करती है तो हमारा मांग पत्र में चीजें होती है कि साहब आप जितने रोजगार दे सकते हो ना, उतने ही सपने दिखाओ। जैसे आपने पहले प्रथम 22/10/2022 के रोजगार मेले में कहा कि 2023 तक 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, फिर आज 16वें रोजगार मेले तक भी आप 9,73,000 तक ही पहुंचे हो। इस आड़ में कितने युवा बर्बाद हो गए, इस बात का दुख है कि आप जितना रोजगार दे सकते हो ना, उतना सरकारी आंकड़ा उपस्थित करो। और साथ में सर प्राइवेट, सर एक बात माफी चाहूंगा, प्राइवेट सेक्टर की बात यह है कि हम कंपनियों के भरोसे छोड़ देते हैं कि जो आपका कौशल है उसके हिसाब से काम करो। सब कुछ तो उनका उत्तरदायित्व बनता है, उनकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, कौन सा युवा उसको सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, खाता खुलवा लिया, वो उसका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी हो सकता है कि कंपनियों में उसने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उसी की वजह से वो आत्महत्या कर रहा हो, उसी की वजह से, शोषण की वजह से वो सट्टे की दुनिया में जा रहा हो, उसी की वजह से वो नशे की दुनिया में जा रहा हो, उसी की वजह से वो क्राइम की दुनिया में जा रहा हो। आप सब इस आंकड़ों को परे हटकर देखिएगा, जितना रोजगार नहीं मिल रहा उससे लाखों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं, और लाखों की संख्या में युवा सट्टा, क्राइम और इनकी ओर बढ़ रहा है। हमारा ध्यान इधर है समय कम है सर, मैं एक बार संदीप कलवानिया जी बहुत आतुर हैं इस बात की जवाब, क्योंकि मैंने पहले भी उन्हें रोक दिया।
देखिए योगेंद्र जी, मैं बताऊं कि देश की 140 करोड़ देशवासियों की आबादी है और इसमें करोड़ों युवा बेरोजगार, युवा नौकरी के लिए तरस रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं मगर उनको नौकरी नहीं मिल रही। और प्रधानमंत्री जी पूरे देश के राज्यों को मिलाकर 51,000 लोगों को नियुक्तियां बांट रहे हैं, जिसमें भी ग्रेड 4 तक के नौकरियां दे रहे हैं। कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की। आप देखेंगे कि सरकार अगर युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाएगी तो समाज में युवा दूसरी दिशा में जाएंगे और अपराध बढ़ेंगे। तो जिस हिसाब से और जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी कि हम युवाओं को नौकरियां देंगे, उसमें पूरी तरह से विफल है भारतीय जनता पार्टी। आप देखें एसएससी, रेलवे, सेना में कितने युवा लोग जाते थे और रोजगार मिलता था उनको, उन्होंने ये बर्बाद कर दिया इसको। और सेना में आज युवा जाने के लिए बिल्कुल कतराते हैं क्योंकि नई नई स्कीमें लेके आ रहे हैं, कभी कौन सी स्कीम लेके आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल है। अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो कांग्रेस ने बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिए, रोजगार के अवसर दिए हैं। आप देखें। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी 51,000 की बजाय 51 लाख लोगों को अगर नौकरियां बांटते, अगर उनको नियुक्ति पत्र देते तो उनकी वाहवाही होती और देश के युवाओं को संबल मिलता। मगर 51,000 युवाओं को नौकरियों के पत्र सौंपकर इन्होंने युवाओं के साथ मजाक किया है, जहां पर कि देश में करोड़ों युवा जो नौकरियों के लिए तलाश कर रहे हैं उनके साथ छलावा किया है। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, सॉरी समय कम है। खैर चलिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था उस पर हमने छोटी सी एक चर्चा की है कि ना भ्रष्टाचार हुआ, ना किसी तरह का कोई पेपर लीक हुआ, ना कोई अप्रोच चली है। वो 51,000 जो युवाओं को रोजगार दिए गए हैं वो इसी के बदौलत है। अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन ये कहूँगा कि वाकई रोजगार की बड़ी आवश्यकता है और मिलने भी चाहिए। अवसर मिलते हैं लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा सिर्फ हमें ज़रूर तलाशना होगा अगर प्राइवेट सेक्टर में भी लेते हैं, ताकि लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग कहते हैं कि इस तरह के राइडर में हम क्यों बंधे। लेकिन चलिए, रोजगार मिलने चाहिए, वो किसी भी माध्यम से मिले। अभी युवा भी इस भरोसे में नहीं है केवल सरकारी नौकरियां ही मिलें। अब तो अवसर की बात होती है। अब केवल ये नहीं कहा जाता है कि सरकारी रोजगार इतने देंगे। कोई पार्टी और कोई सरकार ये दावा नहीं करती है, सब इससे बचते हैं। पता नहीं वो फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या परिस्थितियां बनेंगी। आज भर्ती के लिए हम निकालते हैं, कितने दिन बाद में नौकरियां मिलेंगी और वो पेपर भी सफल रहेगा नहीं रहेगा, कहीं को लीक नहीं हो जाए, बहुत सारे खतरे हैं। ये पथ बड़ा कांटो भरा है और पथरीला है, इसमें चलना सहज बात नहीं है। लेकिन चले, रोजगार मिलने चाहिए। जो भी पहल करता है उसका स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।